नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। कभी नालंदा से ज्ञान की रोशनी फैलाने वाला बिहार आज उसी शिक्षा के अंधेरे में दिशा तलाश रहा है। सरकारों के दावों और योजनाओं के बावजूद जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज भी सवालों के घेरे में है, जहां वादे तो बहुत है लेकिन अमल अब भी अधूरा है। आज का मुद्दा यह है कि सवाल सत्ता से होगा और विपक्ष जवाब देगी। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता संजय उपाध्याय और आरजेडी से नन्हा मुश्ताक जी, और आज हम शिक्षा के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट। कभी नालंदा से दुनिया को रोशनी देने वाला बिहार आज खुद अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। शिक्षा के नाम पर नेताजी हर चुनाव में कहते हैं बेटा पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा, पर शायद ये याद नहीं कि बेटा स्कूल कब जाता है और स्कूल में टीचर कब आते हैं। क्लास में बच्चे हैं मगर गुरुजी नहीं, स्कूल है मगर छत से बारिश भी है, और कॉलेज वहाँ तो राजनीति के पोस्टर हैं पढ़ाई के नहीं। राजनीति में शिक्षा एक अध्याय है जो हर बार चुनाव के बाद ड्रॉप कर दिए जाते हैं। एजेंडों में स्कूल पीछे पर मंच पर सिर्फ डायलॉग आगे। डिजिटल बिहार, एजुकेटेड बिहार, पर जमीनी रिपोर्ट कहती है सिग्नल बिहार, फ्रस्ट्रेटेड बिहार। मगर जब सरकार बनती है वो हिस्सा अचानक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है। टीआईईटी, पॉलिटेक्निक या यूनिवर्सिटी, हर जगह संसाधन की कमी है। जब बयानबाजी का सिलेबस तैयार होता है तो हर दल उसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स को होल्ड में लिखता है, लेकिन हाँ, पोस्टर, प्रोजेक्ट और योजना नाम रखने की फहरिस्त पूरी है। मिशन उच्च शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड स्कीम, बस इनका असर अभी पेंडिंग इवोल्यूशन पर अटका है। यानी रिपोर्ट कार्ड में नंबर नहीं, बस जुमले लिखे जाते हैं। बिहार में शिक्षा सुधार की कहानी अब किसी पुराने उपन्यास की तरह है। सब पढ़ चुके हैं पर कोई अमल नहीं करता। कभी कभी लगता है शायद अगला चुनाव कब होगा जब एजुकेशन सेक्टर खुद वोट देने लायक बन जाएगा। तब तक बिहार की मासूम स्टूडेंट्स अटेंडेंस पेंडिंग में रहेंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा में अभी सुधार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल की आवाज। अभी मौजूद है बीजेपी से संजय उपाध्याय जी, जिनसे अब मेरी ये सवाल है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि जो शिक्षा है वो क्या बिहार की राजनीति में चुनाव भाषणों तक ही सीमित है? चुनाव की जो भाषण होती है वहीं तक सीमित है? नहीं, ये इस विषय में कतई भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मूलभूत आधारभूत संरचना के लिए, चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो या देश के लिए हो या राज्य के लिए हो, शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। और किसी भी समृद्ध राज्य का जो पहली नींव है वो शिक्षा के पिलर पे उसकी जो है नींव रखी जाती है। तो आप जो जो अभी आपने जो जो प्रेजेंटेशन दिखाया है, जो हालात आपने दिखाए हैं, वो हकीकत से काफी कोसों दूर है। और रही सिर्फ चुनाव तक, कि चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं इन हालातों में और कैसे समय में शिक्षा और जो भी हमारे जिस आपने जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी और हमें जिस हालत में बिहार मिला, उसके बाद से आज अभी जो शिक्षा की स्थिति है वो आप अपने आप में देख सकते हैं। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, मिड डे मील की व्यवस्था हो, उसमें डे बाय डे आप देखेंगे कि सरकार का जो जो उद्यम है, जो शिक्षा के प्रति जो सीरियसनेस है, वो आपको दिखेगा। तो ये सिर्फ अच्छा, केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। प्रॉब्लम होती है जैसे कि पेपर लीक हो जाती है, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है तो उसे 5 साल तक का खींचा चला जाया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे कि जो समस्याएं हैं, जो जैसे आप बोल रहे हैं, कि अब मैं एक एक करके बताता हूँ। अभी आपने बोला सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर लीक की, ठीक है। पेपर लीक की, पेपर लीक का जहां तक सवाल है, वो सबके सामने। मान लीजिए कोई घटना और दुर्घटना घट जाती है, किसी भी सिस्टम में कोई लीकेज होता है, तो उस चीज के लिए हम ये देखना चाहेंगे जो हमारे ऊपर के जो पदाधिकारी है, जो शिक्षा मंत्री है, जो सरकार की मनस्ता है, उसमें कहीं भी एक लीकेज कभी भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरा कहने का कथन इस चीज को मैं कभी भी समर्थित नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भाजपा से हूं, तो मैं इस पेपर लीक को मैं जायज ठहराऊं। क्योंकि जो हुआ है ये अपने आप में नहीं होना चाहिए था, मगर होने के बाद कोई घटना घट जाती है, उसके पश्चात जो सरकार का रवैया रहता है, जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं, जो
जो मंत्री हैं उनका रवैया क्या है, भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से नन्हा जी। नन्हा जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो संजय जी ने कहा अभी शिक्षा को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और जो दर्शक मुझे हम लोगों को देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे को, शिक्षा को उठाने का काम किया जी। और ये सच्चाई है कि शिक्षा का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनाव में ही सभी पार्टियां उठाती है। जहां तक लालू राज के बारे में लोग कहते हैं कि उनके राज में शिक्षा का कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद लगभग 50 साल समझिए कि उसके बाद वो 90 में जब मुख्यमंत्री बने, तब तक जो स्थिति थी शिक्षा की, क्योंकि हम लोगों भी 89 और 90 में हम लोगों ने मैट्रिक पास किया, तो उस वक्त जो स्थिति थी स्कूलों की सभी जानते हैं। लालू जी ने सबसे बड़ा जो काम किया, जो शिक्षा जो संविधान में आम लोगों के लिए मौलिक अधिकार है, उनका सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को, आम आदमी को शिक्षा देने का उपाय करे। जो हमने देखा कि लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने का काम किया। जो शिक्षा सीमित वर्गों, कुछ वर्गों तक ही सीमित थी, वहां से निकाल करके जो आम गरीब गुरबा हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, वहां तक पहुंचाने का काम किया। उनके बच्चों ने पहली बार स्कूल और कॉलेज का मुंह देखा। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का जो काम करना था उनको, जब सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनको अमीरों और रईसों के बच्चे तो विदेश में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सरकार जब बनती है तो वो जनहित के लिए, आम लोगों के हित के लिए बनती है। कैसे हम शिक्षा, स्वास्थ्य जो है आम लोगों को उपलब्ध करवाएं। अक्सर लोगों को एक भ्रम है कि राजद को 15 साल मिले काम करने के, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, खासतौर से जो हमारे यहाँ चैनल पे मौजूद हैं, कि लालू जी पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री बने और 95 तक वो मुख्यमंत्री रहे, और उनका जो काम मैंने बताया आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो भी बहालियां हुई शिक्षकों की, वो परमानेंट हुई, नियमित शिक्षकों की बहाली हुई। आज क्या हो रहा है, जब से नीतीश जी की सरकार 2005 में आई है, ये 25 चल रहा है, 20 साल से अधिक हो गए हैं। और अभी आपने जो चैनल पे जो सीन दिखाया है बिहार का शिक्षा के लिए, जो स्कूलों की हालत दिखाई है, हालांकि नीतीश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत निर्माण काम किया है, निर्माण, स्कूलों का निर्माण, कॉलेज का निर्माण, लेकिन स्कूल है, शिक्षक नहीं है, कॉलेज है, प्रोफेसर नहीं है। जितने मिडिल स्कूल थे उसका अपग्रेड करके उसी जगह में इन्होंने हाई स्कूल बनाने का काम किया। टीचर वही है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन शिक्षकों की संख्या जो है नहीं बढ़ी है। दूसरी तरफ जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिरा है। संजय जी की ओर, संजय जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जब सड़क, शराबबंदी, जातीय जनगणना पर राजनीति हो सकती है, तो शिक्षा क्यों नहीं प्राथमिक मुद्दा बन सकता है? कनिका जी, बात को समझने की यहाँ पे गंभीरता थोड़ी दिखानी पड़ेगी। जो विषय, जिस विषय पे हम आज बात कर रहे हैं, जो ये डिबेट रखी गई है, शिक्षा मैं अपने पहले वक्तव्य में पहले ही बोल चुका हूँ। शिक्षा जो है किसी भी समाज, किसी भी राज्य और किसी भी देश के लिए उसका निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा, वो सारा चीज जो है, वो जीवन की पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो शिक्षा है। और रही बात जो हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीरियसनेस नहीं है, या वो नहीं चाहती है कि बिहार के लोग पढ़े बढ़े, क्योंकि जो लोग पढ़ जाएंगे वो सवाल करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि गंभीरता, अगर आप हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की अगर आप गंभीरता देखेंगे शिक्षा के विषय में,
तो 7 निश्चय जो योजना थी, ठीक है, उसमें स्टूडेंटों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई। वो किसको दर्शाता है? वो शिक्षा में उनकी जो गंभीरता है, बिहार के छात्रों के लिए जो उनकी समस्या थी, ये उसके समाधान के प्रति जो है ये निर्णय था। आप देखेंगे कि अभी इन्होंने कहा कि वंचित, शोषित, गरीब गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जो भी हमारे जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो है उनको मूलभूत मौलिक अधिकार के तहत जो है शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिले। तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि आप देखिए बिहार में न केवल सिर्फ दलित, वंचित और शोषित के लिए ये क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था सभी जो उपयुक्त भागीदार होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए भी है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज की जो भी हमारी बहनें हैं, उनके लिए बहुत सारी सरकार की तरफ से योजना चली है। स्नातक अगर आप मेरी बहन अगर स्नातक पास करती है, उसके लिए सरकार की तरफ से एक आप बोल सकते हैं स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था है। और आप स्कूल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे निर्णय किसके लिए हैं? ये सारे निर्णय लिए गए हैं कि सरकार ये सारे जो निर्णय ये दर्शाते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है शिक्षा के लिए। और ये कभी राजनीति का मुद्दा हमारे लिए रहा ही नहीं है, भले विपक्ष ये सवाल उठाता रहे कि चुनावी मुद्दा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना, ये चुनावी मुद्दा होता परिणाम चुनाव के, तो चुनाव के परिणाम अपने आप में कई सारे सवालों के, कई सारे मुद्दों के अपने आप में एक अच्छा जवाब होता है लोकतांत्रिक तरीके से। मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता हूं और अस्वीकारता नहीं है कि उसमें सुधार की व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकारें आए जाएं, कोई भी सत्ता में रहे, इस राज्य के मेरे छात्रों का भविष्य सुनहरा होना चाहिए। उसमें जो भी सुधार हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए हम प्रेरित करेंगे और हम इसके लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं। नन्ना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? कहना क्या है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं आपसे कि इनको जो मौका मिला, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी सामाजिक न्याय के नेता हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका जो आचरण है, वो जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को खोदने का काम किया है। आज बिहार की जो स्थिति है, आम आदमी नौकर बना हुआ है। अपने अधिकारों के लिए अगर वो कहीं जाता है, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, आज वो मालिक बने हुए हैं। शिक्षा की जो स्थिति है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज बताइए कि 20 साल में कितने यहाँ पे कॉलेज खुले हैं। किशनगंज को ही, चूंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बचपन से हमने देखा है यहाँ एक मारवाड़ी कॉलेज है। उसके अलावा अभी भी कोई भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे पहले, उसको भी यहाँ से हटा लिया गया। प्रोफेसर की कमी है। आज भी एक कॉलेज यहाँ पे नेहरू कॉलेज है, ठाकुरगंज में कॉलेज है, अभी तक इसको कोई सरकारी वो नहीं मिला, स्टेटस नहीं मिला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आबादी बढ़ती जा रही है। 90 में जो आबादी थी, 2025 में जो आबादी है, तो इसके रेशियो में क्या सरकार ने जो स्कूल खोले हैं, अब तो कोई किसी भी स्कूल को अंडरटेकिंग नहीं लिया जाता है, सिर्फ धंधा किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों को खोल करके शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, ताकि जो आबादी है बिहार में, वो गरीबों की आबादी है। किसी भी सीबीएसई स्कूल में आप गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। वहां पर जो 25% दिया गया है आरटीई के थ्रू, कि वहां पर भी गरीबों के बच्चों को उनको एडमिशन लेना है। अभी हाल ही में बहुत बड़ा खुलासा हमारे जिला में हुआ है, जो 70 लाख रुपया स्कूल को लौटाना पड़ा है। तो नीतीश जी की नीयत जो भी हो, लेकिन आज उनका जितनी भी उनकी योजना है, उसको यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, किसी को भी कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। बड़ा से बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन इस सरकार में किसी भी घोटाले को उजागर नहीं होने दिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश जी बीजेपी के साथ मिलकर चल रहे हैं। जिस दिन अलग होंगे, सारा सामने आ जाएगा। ना जी, क्योंकि टाइम एक्सीड कर गया है, अब हमारे पास समय की कमी है, तो संजय जी से बोलना चाहेंगे कि जो बदलाव है, आपने जो बताया, आप एक बार में फिर से बता दीजिए। 20 सेकंड है आपके पास, ताकि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। मैं फिर से एक बात बता कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। आने वाले समय में आप इसके सकारात्मक परिणाम देखेंगे और बिहार की जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें निश्चित तौर पे जो है आपको सुधार और बदलाव देखने को जरूर मिलेगा।
तो हमारे साथ अभी मौजूद थे बीजेपी से संजय उपाध्याय जी और आरजेडी से नन्हा मुश्ताक जी, जिनसे हमने बातचीत की शिक्षा को लेकर। शिक्षा में क्या कुछ बदलाव आने हैं, क्या कुछ कमी है, इन सभी को लेकर बातचीत हुई है। और अब देखते हैं कि इसमें आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपके सामने सारी चीजें हैं, किस तरीके से शिक्षा आगे बढ़ रही है, कहाँ कहाँ क्या चीज कमी है, कहाँ पे क्या चीज अच्छी होनी चाहिए, कहाँ बदलाव होनी चाहिए, सभी कुछ आपके सामने ही होगा। और ऐसे ही चर्चाओं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले डिबेट में। बने रहिए सीमांचल की आवाज के साथ।